स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे कुमार भ्रत्य का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा एनसीएसएम के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कुमार भ्रत्य, उसके स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ कुमार भ्रत्य और यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज यूज जो है वो हमारा इस चैप्टर 1 में हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कुमार भ्रत्य का इंट्रोडक्शन। अगर आप देखते हो तो कुमार भृत्य में जो आचार्य चरक है उन्होंने अष्टांग विभाजन में जो हमारा कुमार भृत्य है उसको छठे स्थान पर रखा है। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारा जो आयुर्वेद है उसके 8 अंग हैं, जैसे काय बाल गृह त्वांग जो आचार्य वाग्भट ने है तो उन्होंने तो दूसरे स्थान पे रखा है, लेकिन आचार्य चरक ने इसको छठे स्थान पे रखा है। इसी तरह अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग विभाजन में इसको 5वें स्थान पर रखा है और आचार्य वाग्भट ने द्वितीय स्थान पर रखा होगा। ये सबको श्लोक इंपॉर्टेंट है, था, याद भी होगा। कायबाल गिरध्वज शल्य दृष्टा जरा विशान, है ना। और आचार्य काश्यप ने इसको प्रथम स्थान पे रखा है। तो मतलब किसने प्रायोरिटी दी है? आचार्य काश्यप ने कुमार भृत्य को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो कुमार भृत्य है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है कुमार, दूसरा है भृत्य। मतलब कुमार का मतलब क्या होता है? बालक। अब भृत्य का मतलब होता है पालन पोषण। मतलब ऐसा शास्त्र जिसमें बालक के पालन पोषण का वर्णन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कुमार भृत्य कहते हैं। कुमारस्य मरण अधिकृत्य कृतम कुमार भृत्यम। मतलब क्या कहा गया कि अर्थात कुमार या बालक को मरण को अधिकृत करके जिस शास्त्र को लिखा गया उसको हम क्या कहते हैं? कुमार भृत्य कहते हैं या कुमार भृत्य कहा जाता है। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कही गई है? कुमार भृत्यम नाम कुमार मरण धात्री चीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान च व्याधि नाम उपशमनार्थ। यहाँ पे क्या कहा गया कि ऐसा शास्त्र जिसमें क्या पढ़ा? कुमार या बालक के मरण या पालन पोषण और धात्री के क्षीर दोष से संशोधन के उपाय, दूषित दूध, ग्रह से उत्पन्न व्याधियां तथा उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया हो, ऐसा शास्त्र क्या कहलाता है? कुमार भृत्य कहलाता है। या ऐसा तंत्र कुमार भृत्य कहता है। मतलब जिसमें किस चीज का वर्णन हो? ऐसा शास्त्र जिसमें कुमार के मरण का वर्णन है, ठीक है, कुमार के पालन पोषण का वर्णन है और जो धात्री है हमारी उसके उसके अंदर जो क्षीर में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उसका वर्णन है और उसके जो संशोधन का उपाय है वो वर्णित है। और साथ में हमारे यहाँ पे दूषित दुग्ध है उसके क्या वो है, और ग्रह से उत्पन्न व्याधियां उनकी चिकित्सा, इन सब का वर्णन मिलता है। तो इस शास्त्र को या तंत्र को हम कहते हैं कुमार भृत्य। अगर हम आचार्य हारित के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आचार्य हारित क्या कहते हैं कि गर्भ के लिए उपक्रम, सूती का कालीन उपक्रम और बालक के रोगों का संशमन की क्रिया बाल चिकित्सा के अंतर्गत आती है। मतलब अगर आप देखते हो तो एंटीनेटल, पोस्ट नेटल और नियोनेटल जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें जो भी चिकित्साएं वगैरह हैं या जो भी यहाँ पे उपक्रम वगैरह हैं जिसके अंतर्गत आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाल रोग कहा जाता है। ठीक है, या कुमार भृत्य कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कुमार भृत्य की डेफिनेशन हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न के एक्सपेक्ट में क्या रहेगा। तो मॉडर्न के अगर एक्सपेक्ट्स में अगर आप बात करते हो तो जो हमारा पीडियाट्रिक्स है वो हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें हम पीडियोट्रायस और एक होता है एटेरस। पीडियो का मतलब होता है, पीडियोट्रायस का मतलब होता है बच्चे जो 18 साल तक के हैं, और एटेरस का मतलब होता है ट्रीटमेंट। मतलब ऐसी हमारी बुक या ऐसी साइंस जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे चाइल्ड हैं अप टू 18 ईयर उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे हमने रेफरेंस में कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुक्स है उनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। द ब्रांच ऑफ मेडिकल दैट डील्स विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट इज कॉल्ड पीडियाट्रिक्स। मतलब बच्चों से लेके एडोलिसेंट मतलब अप टू 18 ईयर जिसमें हम उनकी मेडिसिन के बारे में डील करते हैं या केयर को डील करते हैं, वो ब्रांच मेडिसिन की उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर सूरज गुप्ता के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी इन्होंने भी बात वही की है कि पीडियाट्रिक्स है एक स्टडी है ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वेरी कंसेप्शन थ्रू चाइल्डहुड इंक्लूडिंग एडोलिसेंट। तो मतलब जब से वो पैदा हुआ है, बचपना और इवन के उसके एडोलिसेंट की अब जब हम स्टडी करते हैं वही है हमारा पीडियाट्रिक्स। अगर हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर्चर देखते हैं तो डॉक्टर आर्चर क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स क्या है? एक साइंस है ऑफ चाइल्ड केयर एंड इंक्लूड द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रंस। तो ये हमारे यहाँ पे डेफिनेशंस हो जाती है कुछ फेमस बुक्स या कुछ फेमस ऑथर्स या राइटर्स के एस्पेक्ट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है कुमार भृत्य का।
तो काश्यप संहिता के में इसका वर्णन मिलता है। इसके इम्पोर्टेंस का थोड़ा रेफरेंस याद कर लेना, श्लोक याद इतना रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जिस प्रकार स्त्री देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार इस आयुर्वेद में 8 तंत्रों में कौमार भृत्य को श्रेष्ठ माना जाता है। मैंने बताया था ना, आचार्य काश्यप ने पहला स्थान दिया है किसको? कौमार भृत्य को सबसे पहले वर्णन किया। तो यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटी दी है कि जिस प्रकार सभी देवताओं में, सॉरी स्त्री नहीं होगा यहाँ पर, सभी होगा, ठीक है। सभी देवताओं में अग्नि देवता को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह यहाँ पे सभी तंत्रों में जो हमारे 8 तंत्र हैं उसमें कुमार वृत्ति को श्रेष्ठता दी है। कैसे श्रेष्ठता दी है? इस कुमार के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए मनुष्य की अन्य विद्या की चिकित्सा चिकित्सा करता है। मतलब पहले वो बचपन में ही होता है, कुमार वृत्ति के द्वारा ही उसकी वृद्धि होती है, देन वो कहीं ना कहीं जाके उस फेज में बाद में उसकी चिकित्सा की जाती है। अगर हम मॉडर्न के एक्सपेक्ट में बात करते हैं, तो अगर आप मॉडर्न के एस्पेक्ट में देखोगे, इट इज नॉट इनफ टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फ्रॉम द वॉर, वी मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर आवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एक कोटेशन है, ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई इतना इसकी नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो कुमार भृत्य है उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ संहिता है, इंपॉर्टेंट संहिता, जैसे काश्यप संहिता है, हिरण्याक्ष तंत्र है, बाल तंत्र है, कुमार तंत्र है, बाल चिकित्सा अमृत है, और योग सुधा निधि है। ये हमारे जो है हमारे कुमार व्रत है उससे रिलेटेड कुछ संहिताओं का यहाँ पे इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कि कुमार भृत्य का स्कोप क्या है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखते हो कि कुमार भृत्य में शिशु और स्त्री व प्रसूति में होने वाली व्याधियों के उनके शमन या पालन पोषण का विज्ञान है। इसीलिए 16 वर्ष तक शिशु में होने वाले विकारों का स्त्रियों की गर्भावस्था, प्रसवावस्था और स्त्री जनन अंगों से संबंधित व्याधियों की चिकित्सा इसमें की जाती है। तो कुमार भृत्य का अगर आप देखते हो तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या कहता है कुमार भृत्य में, कि हम क्या करते हैं, स्त्री या हमारी प्रसूता जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें जो व्याधियां उसके शमन या उसका जो पालन पोषण का विज्ञान मिलता है, मतलब बताया वर्णन मिलता है, या 16 वर्ष तक शिशु में जो होने वाले विकार हैं, या स्त्री में जो गर्भावस्था में या प्रसव अवस्था में या स्त्री जनन अंगों से जो संबंधित व्याधियां हैं, उनकी चिकित्सा इसमें की जाती है। अगर आप आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने भी यहाँ पे क्या कहा है कि नवग्रह की आकृति का ज्ञान, एकंद ग्रह, एकंद अपस्मार ग्रह, शकुनी ग्रह, रेवती ग्रह, पुतना ग्रह, अधिपुतना ग्रह, शीत पुतना ग्रह, मुख मंडलिका ग्रह, ग्रह के प्रति शेष का उपाय जिसमें है ग्रह उत्पत्ति, योनि व्यापद, प्रतिषेध, शारीरिक स्थान में वर्णित रज वृद्धि और गर्भाव क्रांति का वर्णन, यह सभी विषय कुमार भृत्य के अंतर्गत ही आते हैं, और ये कुमार भृत्य का क्षेत्र है। मतलब इन सब की जो चिकित्सा वगैरह है या इनका जो वर्णन है वो कुमार भृत्य के अंतर्गत ही आता है। ये हमारा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग थोड़ा स्कोप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न के एस्पेक्ट्स में क्या रहेगा। तो आप अगर पीडियाट्रिक्स में देखते हो तो हम क्या पढ़ सकते हैं कि एंटीनेटल केयर, मतलब पहले जब अभी बर्थ नहीं हुए उससे पहले की सारी जो भी केयर है वो किसके अंदर ही हम इंक्लूड करते हैं, कुमार वृत्ति के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। तो गर्भधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, गर्भ अवस्था कहते हैं, और इसको हम अगर मॉडर्न में देख सकते हो तो एंटीनेटल केयर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, गर्भ अवस्था आपको मालूम है कितनी होती है, 280 डेज की होती है, 9 मंथ और 7 डेज की होती है। गर्भ अवस्था में माता और गर्भ शिशु का उचित पोषण देख रेख होना आवश्यक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीनेटल केयर कहते हैं। मतलब अभी जब लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है और अभी फीटस का है, इनसाइड द वूम है, तो जो सारी केयर हम करते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे एंटीनेटल केयर के अंदर आते हैं। अब हम एंटीनेटल केयर में ही हमारी जो है आरसीएच रूल जो हमारा है प्रोग्राम, वो इसी के अंदर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 बार इंजेक्शन देते हैं टेटनस का हर एक मंथ पे, और एवरी मंथ क्या करते हैं, हम एग्जामिनेशन करते हैं किसका, हाइट का, वेट का, ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, फीमेल का यूरिन एग्जामिनेशन। वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी एंटीनेटल केयर के अंदर आती हैं। इसी तरह जब हम जो है वैक्सीनेशन भी देना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए शिशु को टीकाकरण करवाना आवश्यक है। तो ये भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड किया गया पीडिया में। बाल के जन्म लेने से लेकर 16 वर्ष तक विभिन्न टीकाकरण जो है कार्यक्रम, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनेशन आपको मालूम है देना पड़ता है ड्यूरिंग 16 ऑफ ईयर। पोषण जो है, आप देखो पोषण भी किसके अंदर आता है, पीडिया के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो शिशु की वृद्धि या विकास में पोषण का विशेष महत्व है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक सेकेंड, सॉरी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये इम्पोर्टेंट
ही इंक्लूड किया जाएगा हमारा, तो पीडिया के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होगा, माता का स्तन्य, या हम कह सकते हैं पीयूष जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम इंग्लिश में। और ये कैसा होता है कोलोस्ट्रम, बहुत ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी रिच होता है, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। तो मातृ स्तन्य में लोहा तत्व कम होता है, और ये हमें अगर हम बात करते हैं कि जो जब फीमेल देती है तो उसमें आयरन तो इतना ज़्यादा नहीं होता, और साथ में हम क्या जो चाइल्ड होता है उसमें क्या होता है कि विटामिन ए की ड्रॉप्स दी जाती हैं, ठीक है, किसके अंदर अंडर अंडर नेशनल एनीमिया प्रोग्राम या नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, ताकि वो वहाँ पे ब्लाइंडनेस कॉज ना करे। आपको पता है विटामिन ए रिच नहीं होता, तो हम क्या करते हैं विटामिन ई की ड्रॉप्स देते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही इंक्लूड की जाती हैं। अब जैसे आफ्टर 6 मंथ हम क्या करते हैं, तरल पदार्थ या रसों का सेवन कराते हैं। जब दाँत उत्पन्न हो जाते हैं तो हम उसको ठोस आहार दिया जाता है। ये सब चीज़ें किसमें पढ़ोगे आप? पीडिया में ही पढ़ते हो, ठीक है? इसी तरह हेल्थ एजुकेशन सभी स्कूलों में शैक्षिक स्तर से कम 2 बार सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण शिशु रोग विशेष द्वारा कराया जाता है। तो है ना? तो पीडियाट्रिशियंस कौन क्या करते हैं? जो आपका हेल्थ कैंप लगता है कॉलेज स्कूल्स वगैरह में, वो कौन लगाता है? आपके पीडियाट्रिशियंस ही लगाते हैं। और आजकल अगर आप देखो, औषध वितरण कार्य का जो काम है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम के द्वारा राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरएसबी के अंतर्गत कराया जाता है। राष्ट्रीय बाल होगा यहाँ पर, ठीक है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इसको कराते हैं। अब जब वो एडल्ट फेज में आ जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बाल्यावस्था युवावस्था के बीच की जो अवस्था है वो 11 से 18। इसमें क्या करते हैं हम, शिशु को की मानसिक शारीरिक और लौकिक विकास होता है। तो किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास के लिए क्या करना है, उसको संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और लौकिक विकास या हम बात करते हैं यौन शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हमें अराउंड 30% ऑफ चाइल्ड ऑफ दिस एज स्टैंडर्ड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये सारी बात यहाँ पे की गई है जो आपको स्किप करनी है, इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। तो जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है कि हेल्थ एजुकेशन में भी इसका स्कोप है, वैक्सीनेशन में भी इसका स्कोप है, न्यूट्रिशन में भी इसका स्कोप है, और एडल्ट हेल्थ में भी इसका क्या है, काफी ज्यादा स्कोप है। अब हम बात करते हैं वह भेद के बारे में। तो हमारा जो एज का क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से किया गया, आचार्य चरक ने जो है 3 अवस्थाओं में इसका क्लासिफिकेशन किया, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है? अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो आचार्य चरक ने बाल्यावस्था कब तक मानी है और कितनी एज तक को उन्होंने बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, शरीर की जो धातु होते हैं पूर्ण रूप से पक्की नहीं होती है, बल की वृद्धि नहीं होती है, और मन कैसा रहता है, चंचल रहता है। अब इन्होंने क्या किया है, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था मानी है आचार्य चरक ने 1 से लेके 30 साल तक की मानी है। इतनी लंबी इन्होंने बाल्यावस्था मानी है। अब इनमें भी बाल्यावस्था में 2 अवस्थाएँ फर्दर डिवाइड किया गया है। मतलब बाल्यावस्था जो 1 से 30 साल की एज है उसको 2 सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया है आचार्य चरक ने, अपरिपक्व अवस्था और विवर्धमान अवस्था। अपरिपक्व अवस्था मतलब जो 1 से 16 साल का है तो अपरिपक्व है, मतलब वो कहीं न कहीं रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं हुआ है। और विवर्धमान अवस्था मतलब क्या है, वो रिप्रोडक्टिवली कहीं न कहीं मैच्योर हो चुका है। इसके बाद आचार्य चरक ने जो मध्यम अवस्था मानी है, मध्यम अवस्था मानी है वो कौन-सी मानी है? 30 से 60 साल मानी है, जिसमें क्या होता है कि पित्त प्रधान रहता है, बल क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूप में रहता है, शरीर में वीर्य, पोषक, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन तथा विज्ञान की शक्ति आगे होती है। मतलब वो कहीं न कहीं पूरी प्रॉपर तरीके से मैच्योर हो जाता है, ठीक है? इसी तरह जब हमारी जो लास्ट अवस्था आती है वो होती है जीर्ण अवस्था या फिर वृद्ध अवस्था, और ये आचार्य चरक ने मानी है 60 साल के बाद से जितना भी होगा, 60 से 70 हो जाए, 70 से 60 से 80 हो जाए, जो जितनी भी मतलब वो जब तक लिविंग उसकी लाइफ है तब तक। तो यहाँ पे क्या रहता है, वात प्रधान रहता है, और धातुओं में क्या होता है, गुण नष्ट होने लगता है और बल वीर्य का यहाँ पे नाश होने लगता है। तो ये आचार्य चरक ने 3 अवस्थाएँ मानी हैं। कौन-कौन सी अवस्था मानी है आचार्य चरक ने? बाल्यावस्था, ठीक है? युवावस्था और कौन-सी मानी है हमारी? जीर्ण अवस्था, ठीक है? और बाल्यावस्था में भी बाल्यावस्था का जो लाइफ है वो कितना है? 1 से 30 साल माना है इन्होंने, जन्म से 30, और यहाँ पे कितना है? 30 से 60 साल माना है, और जीर्ण अवस्था कितनी मानी है? 60 से मृत्यु तक का जो काल माना है वो जीर्ण अवस्था के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया है। और बाल अवस्था में भी 2 थी हमारी, एक परिपक्व था, ठीक है? जहाँ पे पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो कितना था 1 से 16, और दूसरा था हमारा निपुण अवस्था। यहाँ पे कितना था इसमें जो हमारा 16 से 30 का जो एज मानी है वो हमारी
यहाँ पे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने भी क्या किया है, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और युवावस्था, सॉरी वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में अगर देखते हो तो इन्होंने 15 वर्ष तक की आयु को क्या माना है, केवल बाल्यावस्था माना है। इन्होंने यहाँ पे 30 साल की बात नहीं की। और इन्होंने क्या किया, जो 15 साल की आयु है, जो 15 साल की लाइफ है, उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। क्षीरपाक मतलब केवल वो अभी दूध पी रहा है, तो ए बर्थ से लेके 1 साल तक की जो एज होती है, केवल वो बच्चा जो है वो कहाँ पे रहता है, वो टोटली डिपेंड होता है मदर के मिल्क पे। क्षीर अन्नाद मतलब दूध पे और कहीं न कहीं थोड़े बहुत तरल पदार्थ पे वो डिपेंड करता है। तो 1 से 2 अवस्था। अब केवल क्या होगा, वो अन्न पे डिपेंड करता है। अन्नाद अवस्था 3 से 15 साल। तो इन्होंने बाल्यावस्था कितनी मानी है, आचार्य सुश्रुत ने 1 से लेके 15 साल तक, या बर्थ से लेके सॉरी 15 साल तक की अवस्था मानी है। और जिसमें 3 कैटेगरी क्लासिफाई किया है। क्षीरपाक मतलब जो केवल दूध पे डिपेंड है, वो कितनी है, बर्थ से लेके 1 ईयर। ठीक है। क्षीर अन्न पे मतलब दोनों पे डिपेंड है, क्षीर भी ले रहा है और कहीं न कहीं बच्चा अन्न भी ले रहा है। तो वो मानी है 1 से 2 साल। और जो केवल अन्न पे डिपेंड है, अन्नाद जो है, वो इन्होंने कही है 3 से लेके 15 साल की गई है। मध्यम अवस्था, अब हम बात करते हैं मध्यम अवस्था। तो आचार्य ने यहाँ पे आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि अब जो भी एज है 16 से लेके 70 तक की जो एज है, वो है हमारी मध्यम अवस्था। तो मध्यम अवस्था इन्होंने, जैसे आचार्य चरक ने अभी कितना बताया, 30 टू 60 मानी थी, लेकिन इन्होंने कितनी मानी, 16 टू 70। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, पहले 16 से 20 में क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब जो शरीर के अंग प्रत्यंग है वो वृद्धि करते हैं। इसके बाद जब वो 21 का हो जाता है, 21 से 30 साल का, तो ये होती है यूनिकरण, मतलब यहाँ पे यौवन अवस्था आ जाती है। ठीक है। और 31 से जो 40 होता है, यहाँ पे बॉडी का जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से हो चुका होता है, यानी कि संपूर्णता आ जाती है। और इसके बाद क्या होने लगता है, 41 के बाद से 70 साल में हानि होने लगता है, यानी कि धातुओं में अल्प छेड़ता आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब जो भी 70 के बाद की अवस्था है, वो होगी हमारी वृद्ध अवस्था। तो आचार्य सुश्रुत यहाँ पे क्या कहते हैं कि 71 से लेके 71 से लेके जो भी टिल डेथ का जो फेज है, वो वृद्ध अवस्था है। और इसमें क्या होता है, रस, रक्त आदि धातु, इंद्रिय बल, वीर्य और उत्साह, इन सब की क्षीणता देखने को मिलती है। ठीक है। नेचुरल अकरेंस ऑफ रिंकल्स आ जाते हैं, ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, कास रहता है, श्वास रहता है और दुर्बलता वगैरह होने लगती है। ठीक है। अब आचार्य हारित को अगर देखते हो तो इन्होंने 2 माना है। कन्या में बाल्यावस्था जो है 2 वर्गों में बाँटा गया है, एक तो बला और एक मुग्धा। ठीक है। तो जैसे बला जो है उसमें 5 टू 12 ईयर का जो एज है उसको बला कहा है, और मुग्धा 11 से 19 साल का वर्णन मिलता है। ये आप बेसिकली जब जब प्रसूति तंत्र पढ़ोगे वहाँ पे इसका डिटेल में आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है। तो ये हमने प्रसूति तंत्र में जब हम पढ़ेंगे जो एज का क्लासिफिकेशन है, वहाँ पे इसको डिटेल में बात की जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न के एस्पेक्ट में। तो मॉडर्न के एस्पेक्ट में कितनी क्लासिफिकेशन होता है, सबसे पहले एज आती है पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड मतलब क्या है कि मतलब 9 वीक्स तक से। ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे जो प्रीनेटल पीरियड है उसको कैसे क्लासिफाई, सब क्लासिफिकेशन किया गया। ओवम मतलब 0 से 14 डे का पीरियड क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इसके बाद जो है एम्ब्रियो 14 से लेके 9 हफ्ते तक का जो पीरियड है, तब वो क्या बनता है, ओवम बनता है। और 9 हफ्ते से लेके बर्थ तक हम भी उसको क्या नाम देते हैं, फीटस नाम देते हैं। ठीक है। तो जो पेरीनेटल है मतलब अभी उसके बर्थ नहीं हुआ है, तो उस पीरियड को हम कहते हैं पेरीनेटल पीरियड। ठीक है। अभी उसकी बर्थ नहीं हुई है, तो इसको फर्दर किसमें क्लासिफाई किया, ओवम, एम्ब्रियो और फीटस में। ओइफ से याद कर लेना। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल मतलब क्या है कि अब क्या हो चुका है, कहाँ थे, 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हुई है और उसका फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ मतलब बर्थ से। तो पेरीनेटल पीरियड को अगर देखते हो तो कहाँ तक है, अगर पेरीनेटल पीरियड देखोगे तो 2 वीक से लेकर, जब प्रेगनेंसी हुई है उसके सेकंड वीक से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ठीक है, जब उसकी बर्थ हुई है, ये कौन सा पीरियड कहलाएगा, पीरीनेटल पीरियड। अब क्या होगा यहाँ पे, पोस्टनेटल पीरियड शुरू होगा, जब उसकी बर्थ हो चुकी है, 1 हफ्ता हो गुजर चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, जो हमारा पहले 4 हफ्ते हैं बर्थ के, तो हम उसको कहेंगे न्यू बॉर्न। अभी 4 हफ्ते तक का जो बच्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यू बॉर्न कहेंगे। और जब बर्थ से 1 साल तक का हो जाएगा, ठीक है, मतलब जब 1 साल का हो चुका है, तब हम उसको क्या कहेंगे, इन्फेंट कह के बुलाएंगे। 1 से लेके 3 साल तक का है, मतलब वो 1.5 साल है, 2 साल है, तो हम उसको बोलेंगे टॉडलर बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह 3 से 6 साल का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये आती है प्री स्कूल चाइल्ड, है ना। यहाँ पे बच्चा जो है प्ले जो है हमारा किंडरगार्टन वाला कहीं न कहीं हो जाता है। ठीक है। 7 से 12 साल में क्या होती है, उसकी स्कूल लाइफ होती है, स्कूल चाइल्ड उसको हम कहने लगते हैं। ठीक है।
अब इसके बाद जो है वो 10 साल से उसका होता है एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस को भी तीन कैटेगरी फर्दर कैटेगराइज किया गया। जैसे पहला है अर्ली फेज एडोलेसेंस का, तो जो पहले 10 से लेके 13 साल का जो पीरियड होता है बच्चे का, वो कहलाता है अर्ली एडोलेसेंस, मतलब वो कहीं ना कहीं एडोलेसेंस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। इसके बाद 14 से लेके जो 17 साल तक का पीरियड है मॉडर्न के एक्सपेक्ट में, उसको हम कहेंगे मिडिल एडोलेसेंस कहेंगे। और जो हमारा 17 से लेके 20 साल तक का पीरियड है, तो वो कहलाएगा हमारा लेट एडोलेसेंस। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉडर्न के एस्पेक्ट में उसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल और एडोलेसेंस। तो प्रीनेटल कब तक होता है, जब आपका ओवम जो है ओवम है उससे लेकर कहाँ तक, बर्थ के फर्स्ट वीक तक जो है। ठीक है। ठीक है। वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ ये होगा हमारा पेरीनेटल पीरियड। अब पेरीनेटल के बाद पोस्टनेटल कब से शुरू होता है, फोर्थ वीक जो है लाइफ का या बर्थ का, कब तक, जब तक वो कितना नहीं हुआ था, 12 साल तक का। ठीक है। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है। और जो एडोलेसेंस है वो कहाँ से है, 13 से लेके 20 साल तक का जो फेज होता है वो एडोलेसेंस होता है, एक्सपेक्ट टू अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अब हमारा इस चैप्टर में लास्ट चीज बचती है, टर्मिनोलॉजीज जो हम कुमार भृत्य में यूज करते हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है शिशु। शिशु किसको कहते हैं, अतिशय शयनन्ते इति शिशु। शयनन्ते शिशु मतलब जो बच्चा बहुत ज्यादा सोता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अतिशय, मतलब बहुत ज्यादा सोता है, इसलिए उसको हम कहते हैं शिशु कहते हैं। तो चिल्ड्रंस टेक एक्सेसिव स्लीप, और इनको इसलिए कहा जाता है शिशु कहा जाता है। उसके बाद बाल किसे कहते हैं, बल्यते बलते वा बला बल संचलने बल प्राणने बल सवरणे, मतलब क्या है कि जिस अवस्था में बल का स्मरण तथा संचालन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाल्य कहते हैं। ठीक है। इसके बाद गर्भ की आपको पता ही होगा, गर्भ की डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तो खलु कुक्षे कहते गर्भ संज्ञा भवति, मतलब शुक्र और शोणित के जब और जीव के गर्भाशय में संयोग को हम क्या कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुमार किसको कहते हैं, है ना, हम कहा कुमार, तो कुमार क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुमार यति क्रीड्यति कुमारम कोडायाम कुत्सीतो मारो अस्यते वा। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि क्रीडा करने के लिए, मतलब खेलने की वजह से, मुख्य काम क्या होता है उस टाइम पे कि वो खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए। तो इसीलिए अर्थात जिस अवस्था में बालक की क्रीडा करने यानी कि खेलना मुख्य व्यसन हो, उसी उसकी काम इच्छा जागृत नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, कुमार कहते हैं। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि बस उसे खेलने से मतलब होता है। ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशंस जो हमारी मॉडर्न की हैं वो भी दी हुई हैं। जैसे गेस्टेशन एज, एज क्या होता है, नंबर ऑफ वीक और मंथ विच हैव बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल टिल बर्थ टिल डिलीवरी, मतलब फीमेल को जब लास्ट मेंसेस आए थे, ठीक है, जब उसकी लास्ट मेंसेस था प्रेगनेंसी से पहले, और डिलीवरी तक का जो पीरियड है वो है हमारा गेस्टेशन एज। अब मान लो वो 8 महीने हो सकता है, 9 महीने हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। इसी तरह प्रीटर्म, प्रीटर्म मतलब क्या है कि अगर बच्चा 37 हफ्ते से पहले अगर उसकी बर्थ हो रही है तो हम कहेंगे प्रीटर्म बेबी। तो चाइल्ड बोर्न बिफोर द एंड ऑफ 37th वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, अगर बच्चे की जन्म जो है वो 37 यानी कि 37वें हफ्ते से पहले पहले अगर उसकी जन्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री टर्म कहेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टर्म बेबी, अगर टर्म बेबी मतलब पूरा उसने जो है गेस्टेशन पीरियड कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से थोड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे टर्म बेबी। अगर बच्चा क्या है कि उसकी जो बर्थ हो रही है वो 38 वीक से लेके 41 वीक के बीच में हो रही है, उसको हम कहेंगे टर्म बेबी। चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस बिटवीन 38 to 41 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, उसको हम कहेंगे टर्म बेबी। और मतलब टर्म बेबी मतलब कि वो समय पे उसकी क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोस्ट टर्म बेबी, अगर मान लो इसके बाद भी नहीं उसकी जन्म हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म बेबी कहेंगे। मतलब अगर 42 या 43rd वीक के बाद भी उसका बर्थ नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे पोस्ट टर्म। या फिर हम कह रहे हैं कि 41 के बाद हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, सॉरी। तो एनी न्यू बॉर्न हुज बर्थ अकर आफ्टर 42 वीक फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ 43rd वीक ऑफ गेस्टेशन, यहाँ पे क्या कहा गया, अगर कोई भी बच्चा हुज बर्थ अकर आफ्टर 42 वीक, मतलब 42 हफ्ते पूरे गुजर जाने के बाद, चाहे वो 43 हफ्ते का पहला दिन क्यों ना हो, उसको हम क्या टर्म देंगे, पोस्ट टर्म बर्थ कहेंगे। ठीक है। नियोनेटल पीरियड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि पहले 28 दिन जो होते हैं बर्थ के वो होते हैं नियोनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड क्या होता है, 28 वीक ऑफ गेस्टेशन टू 7th डे ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, पेरीनेटल पीरियड कहा जाता है। तो नियोनेटल पीरियड क्या है, पहले 28 दिन बर्थ के बाद के कहलाते हैं नियोनेटल पीरियड। और पेरीनेटल पीरियड क्या है कि 7 दिन और 28 हफ्ते जो गेस्टेशन वीक है उसमें, फ्रॉम 28th वीक ऑफ गेस्टेशन, जो 28वां हफ्ता है गेस्टेशन का, वहां से लेकर पहले 7 दिन, मतलब पहला हफ्ता जो है वो पेरिनेटल पीरियड कहलाएगा। ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइव बॉर्न, अगर वहाँ पे कि जो बर्थ हो रही है वहाँ पे अगर साइन मिल रहे हैं लाइफ के या एविडेंस ऑफ लाइफ है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, लाइव बर्थ कहलाएगा। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन दैट शोज एन एविडेंस ऑफ लाइफ आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मदर, मतलब कि अगर बच्चे की जो जन्म है, जन्म होने के बाद अगर उसमें जो है लाइफ के साइन मिल रहे हैं, मतलब वो अगर वो जिंदा पैदा हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइव बॉर्न कहेंगे। सिंपल से समझ में आ रहा होगा। स्टिल बॉर्न क्या होता है, मतलब कि बेबी इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन लाइफ इन यूट्रस। अभी हमने क्या सोचा कि जब हमने उसकी बर्थ होने वाली है तो हमें लगा कि बच्चा जो है पेट में अभी जिंदा है, लेकिन वो वहां पे गर्भाशय में भी जिंदा है, ठीक है, लेकिन जब उसकी बर्थ हुई तो वहां पे बर्थ कैनाल वगैरह में के पासेज में उसकी डेथ हो गई, तो मतलब क्या, स्टिल बॉर्न कहा जाता है। तो बेबी इज एक्सपेक्टेड टू हैव बीन लाइफ इन यूट्रस एंड डाइड ड्यूरिंग पैसेज थ्रू द बर्थ कैनाल। अगर बर्थ कैनाल को के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे जब बर्थ कैनाल को पासेज कर रहा है, उस टाइम पे अगर डेथ होती है तो उसको हम कहते हैं स्टिल बॉर्न बेबी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बर्थ वेट क्या होता है, वेट ऑफ न्यू बॉर्न मेजर्ड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरिंग और एज सोन एज पॉसिबल, इट इज यूजुअली एक्सपेक्ट किसमें किया जाता है, ग्राम्स और केजी में, तो आपको पता होगा बर्थ वेट किसको कहते हैं, ठीक है। अब पेरीनेटल डेथ, पेरीनेटल डेथ का मतलब क्या होता है, अब ये एक डेफिनेशन है, डेथ ऑफ बॉडी फ्रॉम द 28th वीक ऑफ gestation एज ऑफ द fetus एंड बिफोर कंप्लीटिंग कंप्लीट डे आफ्टर डिलीवरी। मतलब क्या है कि अभी उसने 28 हफ्ते तो हो चुके थे फीटस में, 28th वीक तो हो चुके थे गेस्टेशन में प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो है अभी उसने पूरा पहला दिन जो है फर्स्ट डे भी कंप्लीट नहीं किया था, उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई, तो कहलाएगा पेरीनेटल डेथ। मतलब अभी बताया ना, पहले पेरीनेटल पीरियड कौन सा था कि 28 हफ्ते प्लस 28 हफ्ते और प्लस क्या था, 7 दिन, ये कहलाएगा पेरीनेटल पीरियड। अगर इस बीच में डेथ हो गई तो पेरीनेटल डेथ कहलाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नियोनेटल डेथ, नियोनेटल डेथ मतलब क्या है, अगर बच्चा तो जिंदा था, ठीक है, सॉरी, नियोनेटल डेथ क्या है, डेथ ऑफ ए लाइव बॉर्न बेबी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 28 डेट ऑफ एज, मतलब उसने 4 हफ्ते बताया ना अभी, 4 हफ्ते जो थे 28th वीक ऑफ गेस्टेशन से जो 4th वीक ऑफ लाइफ था, बर्थ था, वो जो पीरियड है वो है नियोनेटल पीरियड। तो नियोनेटल पीरियड मतलब उसने 28 दिन है, तो ठीक है, जो 28 दिन, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बताया ना 28 दिन, ये होता है न्यूनेटल पीरियड। अब उसने 28 दिन किए ही नहीं पूरे, या ड्यूरिंग 28 दिन उसकी डेथ हो गई, तो उसको हम कहेंगे न्यूनेटल डेथ कहलाएगी, ठीक है। इन्फेंट डेथ कहलाएगी। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट डेथ में डेथ ऑफ ए लाइव बॉर्न बेबी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, है ना। इन्फेंट क्या होता है, 1 साल तक का बच्चा क्या होता है, इन्फेंट होता है। तो अगर उसने इन्फेंट एज को ही नहीं कंप्लीट किया है तो वो कहलाएगी हमारी इन्फेंट डेथ कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और डेफिनेशंस के बारे में। जैसे हमारी पहली डेफिनेशन है वेरी लो बर्थ रेट। वेरी लो बर्थ रेट मतलब अगर जो चाइल्ड है उसकी जो वेट है, अगर वो लेस देन 1500 ग्राम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वेरी लो बर्थ रेट। अब लो बर्थ रेट कितना होता है, अगर लेस देन 2500 ग्राम है तो हम कहेंगे लो बर्थ रेट, ठीक है, लो बर्थ रेट। और अगर 1500 ग्राम से नीचे है तो हम उसको कहेंगे वेरी लो बर्थ रेट, वेरी लो बर्थ रेट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीमली लो, अगर एक्सट्रीमली लो कब कैटेगराइज होगा, अगर उसका वेट 1000 ग्राम से, मतलब 1 केजी से भी कम है, 1 केजी से भी कम है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीमली लो कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, जैसे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट। तो नियोनेटल डेथ रेट क्या होगा, डेथ ऑफ इन्फेंट इन 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, कितनी की डेथ हुई है इन 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को निकालते हैं। पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पेरिनेटल बताया था ना कि 28 डे ऑफ वीक ऑफ गेस्टेशन के लेके 7वें दिन तक का जो होगा वो कहलाता है हमारा पेरिनेटल पीरियड। अब इस टाइम पे अगर डेथ हो रही है तो डेथ ऑफ इन्फेंट आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन अपॉन कितने, 1000 जो लाइव बर्थ है उनके अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसी तरह अगर हम एक्सपेंडेड पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, अगर इफ डेथ अकर आफ्टर 22 वीक और वेट कितना है, 200 500 ग्राम से ज्यादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारा एक्सपेंडेड पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट का नाम देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो हमारा कुमार भ्रातृ चैप्टर 1 को पूरा डिस्कस किया है वन शॉट में। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।